गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी कैंडिडेट्स को। 67वीं पीटी तो आप लोगों ने दे दिया होगा। आप सबके मन में ये उत्सुकता होगी कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। ये सबके मन में होना भी चाहिए। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो सीरियस अभ्यर्थी होते हैं, उनको ये मन में लगता ही है कि कितना कट ऑफ जाएगा, तैयारी कब शुरू करें, कैसे करें, क्या करें। तो इन सब से थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट इस मोड से वापस आना होगा। एक अपनी मेंटालिटी बना लीजिए कि अब हमें मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि मुश्किल से 85 डेज, आज से 87 डेज है, बट 2 4 5 दिन लग ही जाएगा आप लोगों को मेंस की जो शुरुआत करनी है। तो 7 तारीख से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं यहाँ स्पेशली आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आया हूँ। एल एस डब्ल्यू ऑप्शनल की चर्चा करेंगे हम लोग। उसे हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, क्या क्या हमारा मोड ऑफ टीचिंग होगा। तो पहले तो पीटी में जिसको भी 90 95 से ऊपर आ रहा है उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग सीरियसली इसकी तैयारी में लग सकते हैं। और जैसा कि आर कुमार सर से भी अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था उससे डेफिनेटली 6 7 मार्क्स 8 मार्क्स तक नीचे कट ऑफ जाएगा। जनरल में जो मेल है अगर वो 100 के ऊपर है तो आप लोग सेफ साइड है, ±2 तो होता ही रहता है। और फीमेल में 95 96 है अगर, तो आप सेफ साइड हैं। तो ओवरऑल अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ से अब तुलना करें तो अगर 7 8 मार्क्स तो नीचे जाएगा ही कट ऑफ, ऐसा मानना है सबों का, जो सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। तो जिनको भी 90 to 100 90 प्लस आ रहा है वो सब तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं। और साथ ही अगर आप 67वीं का मेंस देखेंगे तो उसके बाद 68वीं जो नेक्स्ट है वो भी बहुत कम समय में 2 3 महीने बाद फिर से उसका भी मेंस है अप्रैल में। तो अगर आप तैयारी अगर ढंग से अभी कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि 67वीं में आपका नहीं हुआ पीटी तो आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता है। इमीडिएटली 68वीं भी है और हो सकता है इसी बार आपका हो जाए और आप सफल हो जाए। इसी की हम शुभकामनाएं देंगे आपको। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम मेंस के जो ऑप्शनल है, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शनल बेटर है। अब इसका वक्त नहीं है। अब आप एक फिक्स्ड माइंडसेट से, अगर आपने कोई अभी तक कोई ऑप्शनल के बारे में नहीं ध्यान दिया है, अभी सोचा ही नहीं था, सोचा था पीटी हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो मैं आंख मूंद के बोलूँगा कि आप एलएसडब्ल्यू ले लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 20% समझने लायक कंटेंट है और 80% जो है वो आपको रट्टा मारना है, बिल्कुल याद कर लेना है, मगअप कर लेना है। और बहुत सारे सेक्शंस अगर आप कानून पढ़ेंगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट लॉज में, तो बहुत सारी चीज़ कॉमन है जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो बार बार रिपीट होता है। तो आपको याद करना है। 2 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, छोटा है और फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डायनेमिज्म नहीं है। 20% ही क्वेश्चन है जिसमें डायनेमिक चीज़ें हैं, करंट से जोड़ के, कोविड से रिलेटेड चीज़ें जोड़ के पूछी जाती है सवाल को। तो या फिर अभी जो लेबर कोड वगैरह बन रहा है इन सब से सवाल आते हैं। तो 20% ऐसा कंटेंट है या सवाल पूछे जाएंगे जो डायनेमिक होगा, 80% स्टैटिक है, जो अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, तो आप सर्टेनली आप एक एवव एवरेज मार्क्स उसमें ले आएंगे। और वही चाहिए सिलेक्शन के लिए भी। आपको पूरा 100% मार्क्स लाना नहीं है, आपको 50 to 60% मार्क्स, 65% मार्क्स इतने तक लेके आ जाना है। 150 से 180 के बीच में अगर आप मार्क्स ले आते हैं 190 तक तो हो गया, ऑप्शनल का काम हो गया। उसके बाद आप बाकी टाइम जीएस पे लगाइए। तो कम समय है, बहुत ही फोकस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, समय को ना जाया करते हुए आप इसकी तैयारी शुरू करें। और एलएसडब्ल्यू में आप अगर लेते हैं तो समय भी बचेगा, जिससे आप जीएस को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और दोनों के बीच में समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। जीएस में भी उतना ही अच्छा आपको करना है और ऑप्शनल में एक एवरेज 55-60% मार्क्स ये टारगेट करना है आपको कि इतना आ जाए तो आपको सिलेक्शन होना है। आपको कहीं भी पीएचडी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। जो सिलेबस है उसी के आधार पर, उसी के रास्ते पे चलना है और उसको कंप्लीट करके सफलता पानी है। तो एलएसडब्ल्यू की जो क्लास है वो हम लोग 7 तारीख से शुरू करेंगे। सात अक्टूबर से शुरू करेंगे। क्लास की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 8 बजे से 10 बजे एएम मॉर्निंग क्लासेस होंगी 8 to 10। और ये डेली क्लासेस हम चलाएंगे। और ये आप भूल जाइए कि आप दीपावली, छठ, इन सब को इस साल कम से कम आप भुला दीजिए। और
लगातार क्लास लेंगे। अगर हो सकता है तो सैटरडे और संडे जो टाइम हमें मिलेगा तो उस दिन हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे। 8 से 10 की जगह 8 से 11 ले लेंगे, या फिर ब्रेक देके 2-4 घंटे का क्लास ले लेंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है 2 महीने में कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए। अगर हम 7 अक्टूबर से भी शुरू करते हैं तो नवंबर दिसंबर 7 दिसंबर हमारा टाइम फ्रेम रहना चाहिए कि खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद भी आपको 3 वीक का टाइम मिलेगा, ताकि जो पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज कर लें, समझ लें, उसको फिर से दोबारा पुनः दोहरा लें, ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके 7 दिसंबर 2022 तक हम सिलेबस को और पूरी तरह से कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि अधूरा करें, पूरी तरह से कंप्लीट करें, ताकि आप सक्षम हो जाएं एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिख पाएँ। तो ये जो पूरा कोर्स जो है वो आर कुमार सर के निर्देशन में होगा। आर कुमार सर कुछ पढ़ाएंगे और बाकी कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, तो आधे आधे करके, तो दोनों आदमी मिलके क्लास लेंगे। तो और हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, टेस्ट भी आपका लेंगे समय समय पे, और टेस्ट लेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। और सबसे पहली बात, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, 2 चीज़ें को आप अपने बाइबल की तरह या रिलीजियसली गीता की तरह मान के चलिएगा। आप एक सिलेबस खरीद लीजिए, सिलेबस ले लीजिए, जीएस का भी और एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल का, और साथ ही पहला तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक मिनिमम 10 साल का, लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल का जो है, ये 2 चीज़ आप खरीद लीजिए। और ये 2 महीने में सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान में दीजिए, सिलेबस को पढ़िए, टॉपिक देखिए कौन सा टॉपिक आज आप करने जा रहे हैं, उससे जो पूछे गए प्रश्न हैं टॉपिक वाइज आप ले लीजिए। जो क्वेश्चन बैंक है उसको टॉपिक वाइज ले लीजिए कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, बाहर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उसको पढ़ने जाइए, जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको देखिए। तो आपके दिमाग में एक फ्रेम रहेगा कि अच्छा इससे ये सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी फ्रेम में आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी जो है एक प्रोफेशनल ढंग से, आपको बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको एकदम गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, आपको एक स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट लोगों की ही ज़रूरत होती है पुलिस प्रशासन या किसी भी सेवा में, जो सरकारी सेवाएं, जो सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसमें स्मार्ट लोगों की ही ज़रूरत है। तो आपकी तैयारी भी स्मार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले वर्ड से लेकर अंतिम वर्ड तक रट रहे हैं। आप कैसे आंसर को लिख रहे हैं, कैसे उसका फ्रेम बना रहे हैं, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मायने रखता है कि आप कैसे स्मार्ट तरीके से। कंटेंट तो सबके सामने पड़ा हुआ है, बुक में, मार्केट में भी बुक्स हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे, जिसको आप जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। तो कंटेंट तो आपके पास है, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को, यही आपको दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट बनाएगा, डिफरेंट कैंडिडेट से ज़्यादा स्मार्टर बनाएगा कि हाँ, उसी कंटेंट को ये स्मार्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से कम शब्दों में इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो वही स्मार्ट प्रिपरेशन होता है। तो आपको क्वेश्चन देख के फिर आंसर को पढ़ने हैं, उसके बाद कंटेंट को देखना है, और जहाँ भी लगता है आपको कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है, उसे आपको बनाना है। वो क्लास में भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं वो आपको बनवाऊँगा। फ्लो चार्ट बनाना हो, या एक आप रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के थ्रू, या फिर सर्कल बना के एक टॉपिक सेंटर में रख दिए, उसके 4-5 कंटेंट है तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, फ्लो चार्ट बॉक्स बना के कर दिए। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, जिससे कि आपको 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स का फ़र्क हो जाए आपके बाकी लोगों की तुलना में। तो यही तो मैटर करता है सिलेक्शन में, या फिर किसी पोस्ट को पाने में। 5-10 मार्क्स 10 मार्क्स इन्हीं अंतर से तो आपका सिलेक्शन होता है और आपकी रैंकिंग होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद जो हमारा जो क्लास का जो मोड होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। तो थोड़ा इसकी वजह से स्लो जाएगा, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हिंदी मीडियम के छात्र और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, दोनों का ही पर्पस सॉल्व हो जाए। वैसे जनरली जो टर्म्स होते हैं वो तो ज़्यादातर इसमें इंग्लिश में ही है, लेकिन फिर भी उसको दोनों भाषाओं में हम कोशिश करेंगे कि नोट्स भी लिखा दे क्लास में, और पढ़ाने का जो मोड है वो भी दोनों
इंग्लिश और हिंदी दोनों का रखेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। साथ ही कुछ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, कुछ हमने नोट्स ऑलरेडी रेडी तैयार कर लिए हैं, और जो क्लास में मैं डिक्टेट कराऊंगा, दोनों मिला के आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, ये आपको सबसे अच्छा कंटेंट आप किसी भी बुक में खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा, हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी में, वो आप वहाँ से कर लेंगे। तो हम ऐसे ही चलेंगे, कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि थोड़ी बहुत जीएस से जो सिमिलैरिटी है, जैसे आप संविधान को पढ़ते होंगे तो संविधान में लेबर से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या अनुच्छेद में, किस किस अनुच्छेद में लेबर से संबंधित चर्चाएं की गई हैं, डीपीएसपी है राज्य का नीति निर्देशक, तो उसमें किस किस आर्टिकल में लेबर से संबंधित चर्चाएं हैं। तो थोड़ा बहुत जीएस से आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, जो वही वहीं पे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो पेपर 2 में जो है उसमें आप देखेंगे गरीबी के बारे में पढ़ना है, आर्थिक उन्मूलन के बारे में पढ़ना है, समस्याओं, सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ना है, तो वो आपको जीएस करंट अफेयर हर जगह से उसमें हेल्प मिलेगा। और दूसरी चीज़, अब जब आप पढ़ेंगे एलएसडब्ल्यू को या फिर जीएस पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा एलएसडब्ल्यू को ध्यान में रख के पढ़िएगा। कोई भी करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा तो अगर जैसे लेबर से संबंधित कोई भी घटना को देखते हैं तो उसको इमीडिएटली आप नोट कर लीजिए, और उसको एलएसडब्ल्यू से आपको लिंक करना है। वो कहाँ काम आएगा? आपके आंसर लिखने में। आंसर लिखने में आपको उदाहरण अगर देना है, तो अगर आप करंट से पढ़े हों तो उस उदाहरण को अगर आप दे देते हैं, जैसे अभी ही जैसे लेबर का कॉन्फ्रेंस हुआ था तिरुपति में कुछ दिन, 1-1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री भी गए थे, आप देखिएगा, जिसमें कि वो लोग बात कर रहे हैं कि कैसे वो जो लेबर कोड्स हैं, श्रम कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं, 4 कोड्स जो आ रहे हैं, उसे लागू करने के लिए वो लोग चर्चाएं कर रहे थे। तो इन सब बातों को, या फिर जो मॉडर्न चीज जो चेंजेज आ रहे हैं लेबर में, 5 डेज की जगह आप 4 डेज वर्किंग की बात कर रहे हैं, 12 घंटे प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, ईएसआई में कटौतियां ज़्यादा हो रही थी, ये सब करंट के उदाहरण हैं। या फिर 4-5 महीने पहले यूपी में एक बॉयलर ब्लास्ट से कुछ लेबर्स की मौत हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी। तो ये सब आप उदाहरण अगर आप देते हैं अपने आंसर में, तो आपका आंसर डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होगा। तो उदाहरण से ही आप अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि जो लेबर से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, और उसको लेबर लॉ से लिंक करने की कोशिश कीजिए। या एग्रीकल्चर लेबरर्स की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं आप, तो या फिर किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जा रहा है, या कोई सम्मेलन किया जा रहा है, आईएलओ कोई का से संबंधित कोई न्यूज़ है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स का न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये होगा, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, मतलब फिजिकल क्लासेस भी होंगे, बच्चे यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपको ये वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, जिसका आपको लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा, और उसे आप कई बार दे सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन भी रहेंगे उन्हें भी एक्सेस रहेगा, वो भी उस वीडियोज़ को बार बार देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी, और उसे आप मल्टीपल टाइम्स आप उसे देख सकते हैं। तो इतनी सी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं। और आर कुमार सर पढ़ाएंगे, ज़्यादातर सामाजिक सुधार वाले जो टॉपिक हैं वो आर कुमार सर पढ़ाएंगे, और जो भी टेस्ट होगा वो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस जो 5 साल या 10 साल का जो क्वेश्चंस है वो आप आंसर लिख लें टेस्ट में ही, आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। और पिछले सवाल का जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा उससे संबंधित सवाल मैं क्लास में भी आपको चर्चा कर दूंगा कि 1-2 सवाल की इस टॉपिक से ये सवाल पूछा गया है और इसका आंसर आपको ऐसे ऐसे लिखना है, वो भी मैं क्लास में आपको समझाऊंगा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, और 2-3 वीडियोस जो है ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल भी हैं आस्था के ऐप पे, तो ऐप पे भी आप उसको देख सकते हैं, पहले समझ सकते हैं कि कैसे हमारा ये हम क्लास ये चलेगा। तो ज़्यादातर जो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि जो पेपर 1 है उसमें 11 कानून हैं, 11 लेबर लॉज हैं, 11 लेबर लॉज आपको पढ़ने हैं उसमें। और उसके बाद जो 3-4 टॉपिक है उसमें है प्रिंसिपल्स, जो लेबर के जो सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पर कानून बनाए जाते हैं, संविधान में लेबर से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, आईएलओ के बारे में पढ़ना है, और लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, श्रम प्रशासन बिहार में, उसके बारे में आपको जानना है। तो इतने सारे टॉपिक हैं, और 11 श्रम कानून हैं, जिसे आप फैक्ट्रीज एक्ट, कुछ एग्जांपल्स से मैं समझा देता हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके बाद कुछ सामाजिक
जो सुरक्षा होती है, जैसे इंश्योरेंस जिसको आप बोलते हैं, उससे संबंधित कुछ कानून है, जैसे कि सामाजिक सुधार या कह लीजिए जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ईएसआई एक्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो आपको एक्सीडेंट होता है उसमें जो मुआवजा दिया जाता है उससे संबंधित कानून है। उसके बाद वेतन जो दिया जाता है मजदूर को उससे संबंधित 3 कानून है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन देने की बात करते हैं उस कानून में। तो ये सब कानून है। उसमें सबसे बड़ा जो कानून है वो है फैक्ट्रीज एक्ट। उसमें हो सकता है 3 क्लास लग जाए या 4 क्लास लग जाए, लेकिन उसके अलावा जो भी कानून है उसमें 1 से 2 क्लास में, तो सबसे जो लंबा टाइम जो लगेगा वो है सारे 11 कानूनों को खत्म करने में। और ज़्यादातर सवाल भी आपके उन 11 कानून से ही रहते हैं। तो अगर देखेंगे पेपर 1 में, पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको 3 करने हैं। तो अगर सेफर साइड अगर कोई चाहता है तो सिर्फ लेबर लॉज 11 पूरा कंप्लीट कर ले तो वो 3 प्रश्न आसानी से कर सकता है, लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि जो बाकी जो 4 टॉपिक है वो छोटे छोटे हैं। अगर हम उनको कर लेते हैं तो उससे 1-2 प्रश्न, और ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कानून से संबंधित सवाल लिखने का, ताकि आपको ज़्यादा आंसर मिले, ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए लेबर लॉज से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आपको आंसर करने हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, आईएलओ और ये श्रम प्रशासन, इनसे अगर सवाल आते हैं तो इनमें से कोशिश करना है कि 2 सवाल करें आप, और बाकी से 2 सवाल लॉ से, उससे 1 सवाल, इस टाइप से करना है आपको। तो ज़्यादा लॉ वाले से करना है और एक सवाल या 2 सवाल इससे करना है। तो कोशिश यही करनी है कि आपकी जो रेशियो जो होनी चाहिए 60-40 या 70-30 इस टाइप से रहना चाहिए आपको। फिर पेपर 2 में भी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित जो भी कानून है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेड यूनियंस एक्ट है, उनके बारे में, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं। सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं उसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग को। इन सब चीज़ों को आपको समझना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है उसे कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, ट्रेड यूनियन क्या होता है, वो कैसे स्ट्राइक करता है, कैसे उसमें जो डिस्प्यूट होते हैं, क्या किस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, उसको रिकॉन्साइल कैसे करना है, उनके बीच में परस्पर बेहतर संबंध रहे, इसके लिए क्या क्या कानून में प्रावधान है, सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे। औद्योगिक शांति बनी रहे तभी आपका आर्थिक विकास होगा आपके देश का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके लिए लेबर लॉज, लेबर कानून, उसमें श्रमिकों को संरक्षण, उनकी हर चीज़ को ध्यान में रखना है। जहाँ पे आपका नियोजक है, जो मालिक है, फैक्ट्री का ओनर या फिर कोई भी उद्योग का जो मालिक है, वो एक मजबूत पक्ष होता है, श्रमिक जो है कमज़ोर पक्ष है। तो सरकार श्रमिकों को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, क्या इन सब कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि एक जो आपस में जो एक टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करते हैं वो, कि हमें कितनी वेतन मिलनी चाहिए, कार्यस्थल पे कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए वो क्या होता है, आप एक नेगोशिएट करते हैं एक टेबल पे बैठ के। तो जब 2 बराबर लोग नेगोशिएट करते हैं तब तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब एक मजबूत पक्ष और एक कमज़ोर पक्ष मिलके आपस में नेगोशिएट करता है तो मजबूत पक्ष जो है कमज़ोर पक्ष को दबाने की कोशिश करता है। तो वहीं पे सरकार का रोल होता है कि सरकार आए, उसको ट्राईपार्टाइट बोलते हैं हम लोग, त्रिपक्षीय वार्ता। तो उसमें सरकार भी शामिल होती है, लेबर के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं और उद्योगपति भी शामिल होते हैं। ये तीनों मिलके फैसला लेते हैं कि कैसे औद्योगिक शांति बनी रहे, कितना उनको तनख्वाह दिया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाए उनको। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। लेबर के प्रति थोड़ी सी आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी कि लेबर का विकास कैसे हो, लेबर का कल्याण कैसे हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हम औद्योगिक विकास चाहते हैं अपने देश का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हम बिठाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक आप श्रमिकों की रक्षा नहीं करेंगे, श्रमिकों के हित की रक्षा नहीं करेंगे, आपका उद्योग विकसित नहीं होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनका एनहांसमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका उद्योग विकसित नहीं होगा। तो एक लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रख के उसी फ्रेम से आपको पढ़ाई करनी है। थोड़ी सी उनके प्रति हमदर्दी, थोड़ी सी सहानुभूति अगर आप रखेंगे तो आसानी से इसका सिलेबस आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। 7 तारीख से क्लास शुरू होगा और उस दिन हम मिलेंगे और शुरुआत करेंगे LSW की, और कोशिश करेंगे कि 2 महीने में इसे कंप्लीट कर दें हम। ठीक है, आप सबों को ऑल द बेस्ट। सब लोग क्वालिफाई करें, आप लोग प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अच्छे से करें।
धन्यवाद।